You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. लास्ट क्लास में हमने आपको स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसका आपको टाइम पीरियड बताना है। फॉर्मल स्टेटमेंट ये हो सकता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, हाँ बताइए क्या आंसर है आपका बच्चे? Sir, 2 pi under root 4m 4m k1 plus k2 ब्रैकेट में। k1 k2। सर k1 plus k2 ओके, और नीचे k1 k2। ओके, आपका आंसर क्या है? हाँ सर यही है। सेम है। ओके, आई डोंट थिंक ये सब क्वेश्चन में अब टाइम लगना चाहिए हम लोग को। जिनका हो गया है वो ये क्वेश्चन ट्राई करें। This is a similar question.
जिन बच्चों ने ओके सेकंड का आंसर अभी हम लेंगे, पहले फर्स्ट वाले को एक बार सॉल्व कर लिया जाए। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था। इफ यू सी, जो बच्चे लास्ट तक टिके रहे थे उनको हमने ये कॉन्सेप्ट, और हम लोग एक एक लाइन में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब भी कभी इस तरह का सिस्टम आता है तो सबसे पहले जो ब्लॉक है उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसमें आप टेंशन टी ले लीजिए। इस स्ट्रिंग में टेंशन जैसे ही टी लेंगे तो जहां जहां ये स्ट्रिंग जाएगा वहां वहां टेंशन टी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये टी है और ये टी है तो स्प्रिंग में टेंशन 2T और इस स्प्रिंग में भी टेंशन 2T, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहला काम तो यही करना है कि हम लोग को हर स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टी, ये निकाल लेना है। एक बार जब ये आ जाए उसके बाद का स्टेप क्या है, तो कभी भी हम देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक को अगर रियलाइज करोगे तो यही हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो मास तो m ऑलरेडी है हमारे पास, 2 पाई एज इट इज रहेगा, ये दोनों चेंज नहीं होते। चेंज होता है तो सिर्फ 1/k का वैल्यू। मतलब कायदे से देखा जाए तो हमको किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। अब ये 1/k सिंगल स्प्रिंग के लिए तो 1/k रहता है, लेकिन मल्टीपल स्प्रिंग्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है, जब मल्टीपल स्प्रिंग्स आते हैं तो ये जो k है वो चेंज हो जाता है 1/k इक्विवेलेंट से, इससे ये चेंज हो जाता है। अब बस ये हमको 1/k इक्विवेलेंट आ जाए पता, तो फिर हम लोग उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे यहां पर। अब ये 1/k इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी हमारा ब्लॉक है उसके ऊपर जो हमने टेंशन लिया है T, इसको स्क्वायर करके 2k इक्विवेलेंट, या सीधे सीधे लिख दो k इक्विवेलेंट, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू। अब जो जो स्प्रिंग में टेंशन है, जैसे पहला स्प्रिंग की बात करें तो इसमें टेंशन है 2T, तो जो टेंशन है उसका स्क्वायर करना है और उसको उसके स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। दूसरा स्प्रिंग पर भी टेंशन वही आ गया, प्लस, सबको प्लस करके लिखते चले जाएंगे, 2T स्क्वायर बाई K2। तुम चाहो तो T को भी हटा के सिर्फ कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर सकते हो। जैसे मास के ऊपर जो टेंशन है उसका कोएफिशिएंट है 1, तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना हो तो ऐसे भी किया जा सकता है कि 1 स्क्वायर अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट स्प्रिंग पे जो टेंशन है उसका कोएफिशिएंट है 2, सो 2 स्क्वायर अपॉन k1 प्लस सेकेंड जो टेंशन उसका कोएफिशिएंट है 2, सो 2 स्क्वायर अपॉन k2। तुम देखो कि डायरेक्टली 1/k इक्विवेलेंट आ रहा है और बस यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और ये वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई √m, और ये 1/k इक्विवेलेंट ही है तो हमको इसको सीधे 4/k1 प्लस 4/k2 इतना भी छोड़ दिए तो भी आंसर हो गया, सिंप्लीफाई कर दिए तो भी बात है, अगर 4 को कॉमन ले लिए और थोड़ा सा इसको एलसीएम वगैरह कर दिए तो यही आंसर आ जाएगा, इतना भी छोड़ दिए तो बहुत बार तो यही आंसर दे दिया जाता है। तो या तो तुम जो टेंशन है उसका स्क्वायर करके k इक्विवेलेंट पूरा लिख दो, उसके बाद T स्क्वायर को कट कर दो, नहीं
तो सीधे सीधे सिर्फ कोएफिशिएंट को लो, क्योंकि टी स्क्वायर तो कट होगा ही, और उसको उसके स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। अगर ये लॉजिक हमको, मतलब ट्रिक हमको समझ आ गया, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी हैं वो एक एक लाइन में बन जाएंगे बिना किसी देर के। इनका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, वो लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें। और जिनका पहला क्वेश्चन नहीं हुआ था, जिनको ये कॉन्सेप्ट पिछले दिन नहीं पल्ले पड़ा था, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को अब समझ चुके हैं, तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। मैं आंसर लूंगा। हमने आप लोग का रिवीजन का प्लानर रेडी कर दिया है, बहुत जल्दी हम उसको शेयर कर देंगे। एक बार ये चैप्टर जैसे फिनिश होगा और आपको आप लोग का जो अपकमिंग AITS है, उसके बाद में सारा रिवीजन प्लानर, और सबको अपनी जो पढ़ाई है वो उसी के अनुसार शेड्यूल करनी है। सिंक करके कोई काम करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कहीं कुछ चल रहा है, कहीं तुम कुछ कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हम एक नए बच्चे से जानना चाहेंगे। कोई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे। बहुत सिंपल है, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसानी से एक लाइन में आंसर लिखा जा सकता है इसका दोनों क्वेश्चन का। चलिए कौन आंसर बताएगा? ये दो बच्चे पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, बाकी कोई और बताना चाहेगा आंसर? हाँ नक्षत्रा, बताइए क्या आंसर है? अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 4 into 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 plus 1 by k4. श्रावणी, क्या आंसर है? सर यही आ रहा है। वेरी गुड। कृष्णा? ये सर। गुड। तो देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो दिन बन जाएगा। बाकी बच्चे इसको छोड़ के भाग जाएंगे और तुम्हारा दिन बन जाएगा। और इसमें मैं कितना भी कॉम्प्लिकेट कर दूं, ट्रस्ट में, कितना भी इसको कॉम्प्लिकेट करूं, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये तो बन गया, वैसा आएगा तो नहीं बनेगा। कैसा भी कॉम्प्लिकेशन होगा ये बनेगा, एक ही लाइन में बनेगा, सीधे डायरेक्ट आंसर ही लिखना होगा, अगर हम इस लॉजिक को दिमाग में बैठा लें। अब हो सकता है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। लेकिन मेडिकल में बच्चों को ये सब जानने का जरूरत नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर तुम ज्यादा डेप्थ में जानना चाहोगे तो एवरीथिंग हैज अ प्रूफ। ये ट्रिक है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रूफ होगा ही, बट प्रूफ समझने में दिमाग भारी हो जाएगा, इसलिए मैं प्रूफ पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। डायरेक्ट हम लगाना जानते हैं, यही बहुत है। और कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली उसको लगा पा रहे हैं, दैट्स इट, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। जिन बच्चों से अभी भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेंशन टी, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है। इफ यू सी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, तो सारे स्प्रिंग में टेंशन टूटी। इसमें अब सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं, सारी स्प्रिंग में टेंशन टूटी हो जाएगा। और जब सभी स्प्रिंग में टेंशन टूटी है तो सबका कोएफिशिएंट 2 ही हो गया, तो सबको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो सीधे सीधे 4 यहाँ निकल गया। इसमें ये तो पिछले क्वेश्चन से भी सस्ता सिंपल हो गया। इसमें ट्रिक हो,
चलिए बताइए मल्हार, क्या है आंसर है आपका थर्ड वाले का? 1/2 pi under root of 8k by m. अच्छा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, एक मिनट, 1/2 पाई Under root of 8k by m. 8k अपॉन m। आदि सेम आंसर है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ श्रावणी बताया। सर यही है। गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको। हाँ सर यही हाँ है। अभी आवाज, सेम आंसर है। गुड गुड गुड। चलिए देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो मास है इसके ऊपर टेंशन अगर हम टी एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ दो स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है। इफ यू सी, यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी एक है, इसलिए ब्लॉक पर टेंशन टी लेना थोड़ा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा तुमको उसके बाद काम करने में डिफिकल्टी होगी। मैं स्ट्रिंग में ही टेंशन टी ले लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि टेंशन हमको कहाँ लेना है, तुमको जहां मर्जी वहां टेंशन ले लो। अब अगर सारे स्ट्रिंग में टेंशन अगर हमने टी, ये पूरा सिंगल स्ट्रिंग है ऐसा, तो इस स्ट्रिंग में ये जो पुल्ली है इसमें 2t हो जाएगा और यहाँ पर भी 2t हो जाएगा। मतलब ब्लॉक के ऊपर अब जो टेंशन लग रहा है वो कायदे से 4t हो गया। मतलब टेंशन ऑन द ब्लॉक 4t। अब जब हम 1/k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां पर एक चीज को हम केयर करेंगे कि जो हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन है उसका कोएफिशिएंट एक्चुअली 4 है, तो 4 स्क्वायर अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इंडिविजुअल स्प्रिंग में टेंशन यहाँ भी 1 मतलब t है तो 1 ही कोएफिशिएंट हो गया, यहाँ भी 1 ही कोएफिशिएंट हो गया, तो दोनों जगह कोएफिशिएंट हमारा 1 हो गया। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन k, यानी कि 16 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन k, और यहां से 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8k। तो टाइम पीरियड हमको लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ओवर m बाई 1/k इक्विवेलेंट हमारा 8k है, तो ये हो जाएगा 8k। लेकिन इस बार टाइम पीरियड ना पूछ के फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है 1 बाई टाइम पीरियड, सो इसको हम रिवर्ट कर देंगे और ये हो जाएगा 8k अपॉन m, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना हो तो कोई बुराई नहीं है, 8 में से 4 को बाहर निकाल देंगे तो वो 2 बन के बाहर निकलेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/पाई 2k बाई m। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इफ नीडेड वी कैन डू। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है ये तो अपना हम देख के कर ही सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमको एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमको कोई भी ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, हमको टाइम पीरियड लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबको ये आइडिया समझ आ गया होगा। आप लोग के जितने भी लेक्चर्स हैं वो लगभग धीरे धीरे यूट्यूब पर अपलोड होते जा रहे हैं। चैनल के अंदर वो सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बट डेट वाइज सबको देखना, उसका जो टॉपिक है वो एक्चुअली विजुअल नहीं होता, वहाँ बहुत चैलेंजेस है, और 11 12 सबका वहाँ मिक्स है। इसलिए सारे वीडियोस में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो चैप्टर का नाम, चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम, ये सब करके डाला हुआ है, और बहुत जल्दी
उसके साथ हर वीडियो के साथ उसका क्लास नोट्स वगैरह जो भी है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब जो बच्चा उस वीडियो को देख रहा है तो वो जो हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी वहां पर आपको मिल जाए, डाउनलोड हो जाए। तो टाइम टू टाइम देखो, अभी से लेके 12 स्टार्ट होने तक यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स, टू कंप्लीट व्हाट इज लेफ्ट, जो भी तुम्हारा कुछ छूटा हुआ है। क्योंकि अगर अभी नहीं होगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि नवंबर के बाद हो जाएगा और दिसंबर के बाद हो जाएगा। मेरे कराने से हो जाएगा और किसी कराने से हो जाएगा। ये तुम्हारे करने से होगा। करने के लिए हमने जितनी भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अवेलेबल मैं करा दे रहा हूं। मैं तुमको डाउट्स बता सकता हूं, मैं तुमको प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन करना तो तुम्ही को पड़ेगा। तुम्हारे बदले हम पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पर सारे वीडियोस डाल रहा हूं। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स आज ही लगभग कंप्लीट कर लिया, 1-2 वीडियोस का बच गया है। उसके बाद थर्मल का ढलेगा और ऑसिलेशन तो खैर अभी चल ही रहा है। तो जिन बच्चों का, और स्टार्टिंग का साथ वर्क एनर्जी और रोटेशन, ये 2 अभी बचा हुआ है, ये भी ढल जाएगा। तो जिन बच्चों का जो जो चैप्टर वीक है, क्योंकि आप ही लोग की क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो उसको आप और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। आई मीन लाइक 1.5 स्पीड में चला दिया। 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 20 मिनट का जनरली वीडियो होता है, तो उसको 1.5 1.25 स्पीड में चलाओगे तो तुम्हारा थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। और हमने बार बार ये बात कही है, उसको मूवी की तरह देखोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। प्रॉपर नोटबुक लेके बैठो, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व करो पाउज करके, उसके बाद डिस्कशन को ध्यान से सुनो। कोशिश करो जहां जहां तुम्हारे बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको करनी है अभी से लेके अप्रैल तक। हाँ बताइए। सर अभी हम लोगों की AITS 25 को आ रही है, तो आप प्रैक्टिस पेपर्स प्लीज सेंड उसके करिएगा। क्वेश्चन बैंक उसके, हाँ मैं उसका वही बोलने वाला था कि उसका क्वेश्चन पेपर शेयर हो जाएगा कल परसों में। मैं आज ही रात को सारे क्वेश्चन पेपर निकाल दूंगा और आप लोग को एक टेस्ट देना है परसों। ये थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG, इसका टेस्ट, क्योंकि इसके बाद वो काफी लेट हो जाएगा। संडे को AITS होगा, उसके बाद वेंसडे तक SHM कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस वेंसडे आपका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट ऑनलाइन होगा, आपको कभी भी अपने कन्वीनियंस से देना है। और मैं AITS के प्रैक्टिस के लिए 4-5 पेपर अपलोड करूंगा, कल से ही आपको पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसका बीच बीच में डिस्कशन भी चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो इन हाफ एन आवर, लास्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट्स वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अब हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिंपल वाले मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने कल पिछले क्लास में और आज में डिस्कस कर दिए। जैसे एक तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमनली है, ये हमारा रोलिंग बॉडी है। डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हॉलो, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका जो इनर्शिया है उसको m² लेने में कोई बुराई नहीं है, और रेडियस इसका हम ले लेंगे r। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि फ्रिक्शन नहीं है और ये सिर्फ आगे जा रहा है वापस आ रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, देयर इज नो रोटेशन। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन में 0 कर दो तो रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ ये जाएगा और आएगा। क्वेश्चन वही सिंपल ब्लॉक वाला क्वेश्चन को, ये जो ब्लॉक का क्वेश्चन है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को 0 कर दूं तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये एकदम सेम क्वेश्चन है। और बहुत बार एग्जाम में ये बात करते हैं, मेडिकल के एग्जाम में, क्योंकि बच्चा उसको रोटेशन वाला चीज याद कराया गया है और वो धीरे से यहाँ पर फ्रिक्शन को 0 कर देंगे। अब फ्रिक्शन को 0 करने पर ये रोल करता हुआ नहीं जाएगा, रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है।
और जैसे ही म्यू 0 हुआ तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है 2 पाई अंडर रूट ओवर m/k, बिल्कुल यही बात यहाँ भी आ जाएगा। वॉट एवर आई वॉट एवर आर एक्चुअली दैट्स इट, ये जाएगा आएगा बिल्कुल ऐसा करता रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये म्यू ना हो, तब उस क्या होगा कि ये रोल करता हुआ जाएगा। इट विल गो लाइक दिस, आगे भी जाएगा रोल करता हुआ, फिर पीछे आएगा रोल करता हुआ, एंड इस तरह से ये रोल करते हुए जाएगा रोल करते हुए जाएगा। और हमको इसका एक जनरल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का निकालना है, ताकि अगर रिंग हो तब भी, मतलब डिस्क हो तब भी काम आ जाए, स्फीयर हो तब भी काम आ जाए, सिलेंडर हो तब भी काम आ जाए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो हम एक बार में उसको आंसर कर दें, हमको डेराइव ना करना पड़े। डेरिवेशन हम अभी करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा रोटेशन हमने पढ़ा है और इसका डेरिवेशन इतना भी मुश्किल नहीं है, तो हम इसको करेंगे और इसके रिजल्ट याद रख लेंगे। दोनों में कॉन्ट्रास्ट मैंने बता दिया है कि ये दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ म्यू 0 होता है और म्यू यहाँ 0 कर दोगे, लेकिन यहाँ एक बात लिखी रहेगी, फ्रिक्शन इज एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। फ्रिक्शन इज एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इसका मतलब प्योर रोलिंग का कंडीशन है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग ग्राउंड के ऊपर खास करके इफ यू रिमेंबर तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर और a इज इक्वल टू अल्फा आर, ये चीजें हमने बहुत की हैं रोटेशन में, तो ये चीज को हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए और टाइम पीरियड का पहले वैल्यू निकालिए अगर निकाल सकते हो तो। जिसने पहले से याद करके बैठे हैं ट्राई करो उसको एक बार डेराइव करने का। 2 मिनट है आपके पास। युगा बच्चे, इफ यू आर एबल टू लिसन, आपको ज्वाइन करते समय 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक माइक का और एक हेडफोन का। आप माइक के ऑप्शन के साथ ज्वाइन होगी। माइक के ऑप्शन के साथ आप ज्वाइन होगे तो आपको माइक ऑन करके आंसर करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा, यस। और उन्नति आपने भी माइक के साथ ज्वाइन नहीं किया ऐसा लग रहा है मुझे। सारे बच्चे माइक वाले ऑप्शन के साथ ही ज्वाइन करेंगे तभी वो आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ वो लिसन है, वो सिर्फ सुनेंगे, जब उनको आंसर करना रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। और आप हमेशा अपना माइक आंसर करते समय ऑन करिए, फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिए। देखो हो गया किसी का, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम लोग को फोर्स मेथड बताऊंगा। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मेथड, वो एंड में बताएंगे तुम लोग को। एसएचएम जब खत्म होने वाला होगा तो उसको बताएंगे एक बार। ज्यादातर क्वेश्चन तुमको फोर्स मेथड से ही बन जाते हैं, इसलिए इन मेडिकल में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, कोई भी रोलिंग बॉडी का ये ओरिजिनल पोजीशन है। और इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर हमने बॉडी को सपोज यहां बनाया ऐसा, ये थोड़ा छोटा हो गया। हाँ बताइए। सर मैं श्योर नहीं हूँ पर मेरा एक आया है। एक बात बताओ तुम आद्या, 1 साल हो गया पढ़ते हो और तुम हर आंसर के पहले ये क्यों लॉजिक देती हो कि हम श्योर नहीं है? कौन होगा श्योर? जब तुम नहीं सर, श्योर वो नहीं होगे ये बात
श्योर होगा कि मेरे को बताओ। तुम्हारी मॉम ऐसे नहीं बोलती कि डरती रहती है लड़की, समझ आ रहा है कहाँ वो डर है? तो डर यही है कि हम श्योर नहीं है। ओके, हाँ बताओ क्या है टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट I by R square। आई बाई आर स्क्वायर, के का टर्म आएगा ही नहीं। थोड़ा ध्यान से तो करो, के का टर्म तो आना चाहिए ना बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट तो आएगा। सर I by R square के नीचे के डिनोमिनेटर में। लेट्स सी। तो देखो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया बिना स्प्रिंग के। ये नेचुरल पोजीशन वाली जगह है जहां पर पहले था ब्लॉक, मतलब जो भी रोलिंग बॉडी है, और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया x। तो जब ये इसको x मान लिया तो कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले ध्यान से देखना है। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस तरीके से, which is going to cause an acceleration in backward direction, और ये Fs a टाइम्स x के बराबर होगा। लेकिन इसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। और वो कैसे लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा, और ये स्टैटिक नेचर का होगा, याद रखना। दिस Fs इज स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग में, प्योर रोलिंग के टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये कोई नई बात नहीं हम बोल रहे, इसलिए इसका वैल्यू म्यू mg तो नहीं लग सकते। इसका वैल्यू और इसका डायरेक्शन दोनों डिपेंड करता है सिचुएशन पर, तो ये इधर लगेगा। अब अगर देखा जाए तो एक फोर्स लेफ्ट साइड में और एक फोर्स राइट साइड में, तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? एफ नेट। ऑब्वियस बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो Fs माइनस स्मॉल fs इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, उसके लिए टॉर्क कौन बना रहा है? फ्रिक्शन ही बना रहा है। तो Fs into r that is equals to I alpha, that is the second equation, torque is equals to I alpha। एंड तीसरा, ऑलरेडी हमने ये बात पहले ही लिख दी थी कि जब भी जरूरत पड़े तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्योर रोलिंग की बात होने से A इज इक्वल टू अल्फा तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन हमारा बनेगा कि A इज इक्वल टू अल्फा r, ये तीसरा इक्वेशन। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम हियर, सो यू कैन से alpha is equals to a by r. Now we put this alpha in the first equation, second equation to get Fs. तो इसको पुट करेंगे तो Fs into r that is equals to I a by r, and Fs is equals to I a by r square. We can write I is equals to mk square whenever we need. अब final step, Fs that is equals to kx minus ia by r square is equals to ma. If you take this term right hand side, so this will become a I by r square plus m, and that is equals to kx. So finally a can be written as k divided by I by r square plus m, this whole thing multiplied with x. So a is equals to omega square x. This is the normal condition of SHM with a minus sign. Definitely restoring nature we have already checked it. ये बॉडी को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस अपने मेन पोजीशन पर आएगा, तो रीस्टोरिंग नेचर वो हमारा जस्टिफाई हो रहा है, इसलिए माइनस के बारे में हम बॉदर नहीं होंगे। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला टर्म जो है, ये ओमेगा स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर ओमेगा? सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर के डिवाइड बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। और ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? तो ओमेगा हमारा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई
बाई ओमेगा और इसको 2 पाई अंडर रूट ओवर आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम बाई के। अब हम आई को एम के स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ओवर एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई के। और ये प्लस 1 थोड़ा सा लिखने में मेरे को ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुआ है, देखने में थोड़ा मिसलीड करेगा। ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऊपर में ही 1 है, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से है, डिवाइड बाई के। अब यहाँ पर फिर से एक दिक्कत है कि ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है और वो के रेडियस ऑफ गायरेशन है। मैंने जानबूझ के इसीलिए आई को बिल्कुल एंड में रखा, क्योंकि दोनों का नोटेशन स्टैंडर्ड के है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो तुम यही तक आंसर छोड़ दो इन टर्म्स ऑफ आई एंड सिंपली पुट द वैल्यू जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, 2/3 एम आर स्क्वायर, वॉट एवर, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है वो के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये के रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये चीज थोड़ा सा मिसलीड करता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को। अगर तुमको लगे कि तुम थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो यही तक आंसर लिखो, अगला आंसर लिखो ही मत। और अगर समझ में आ रहा है कि वो के कौन कौन से हैं, कैपिटल के, स्मॉल के, जो भी अपना करना है कर सकते हो। मैं यहां पर मेंशन कर दूं दिस के स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस के रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दोनों का स्टैंडर्ड नोटेशन सेम है बोल के ये चीज थोड़ा दिक्कत होती है, और ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। और इसको तुम याद कर सकते हो, सिंपली रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू अगेन डिराइव दिस ऑल द टाइम। अब डिस्क है तो डिस्क के लिए के का वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो रिंग तो खैर नहीं देंगे क्योंकि रिंग में बीच में अटैच कैसे होगा। सॉलिड सिलेंडर दे दिया, सॉलिड स्फीयर दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के पुट करो, आंसर लिखो, एक एक लाइन में आंसर आ जाए। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो वैरायटी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, वो देखो इस तरह का, एक स्प्रिंग और 2 ब्लॉक। और ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को तकलीफ देता है। के M1 M2, मैंने M1 M2 लिया है, कभी हो सकता है M ही दे दे, दोनों मास सेम कर दे, दोनों M 2M M 3M ऐसा कुछ भी कर सकता है। तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर याद कर लो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको समझना भी पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट याद रखने से, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट में पहले आपको बताऊं कि हमारा एक सिस्टम है, इसको हमने कॉम्प्रेस किया और छोड़ दिया, या हमने इसको एक्सपैंड किया और छोड़ दिया, तो ये जो SHM करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब मैं स्टेटमेंट इसका लिखूं कि इफ वी कॉम्प्रेस और एक्सपैंड द सिस्टम बाई ए, ये ए डिस्टेंस हमने इसको कॉम्प्रेस किया है और ए डिस्टेंस से इसको एक्सपैंड किया है, फाइंड द टाइम पीरियड of small oscillation। for M1 and M2।
इसका मैं डेरिवेशन बताऊं और सारी चीजें बताऊं, लेकिन याद रखना कि M1 और M2 ये दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। इट डजंट लाइक कि T1 अलग होगा और T2 अलग होगा। पहले ये बात दिमाग में बैठा लो। M1 इस पॉइंट के अबाउट SHM करने वाला है, M2 इस पॉइंट के अबाउट SHM करने वाला है। ये दोनों के मीन पोजीशंस हैं। ये भी मीन पोजीशन 1 मतलब M1 का मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन 2 अनस्टिच कंडीशन में जो पोजीशन हमारा ब्लॉक का था, एक तरीके से मीन पोजीशन है। और इसके अबाउट ये कुछ ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ये कुछ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसका एम्पलीट्यूड A नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ A1 होगा और इसका एम्पलीट्यूड कुछ A2 होगा। मैं एम्पलीट्यूड पर बाद में आऊंगा, पहले दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। M1 and M2 are going to oscillate with same time period. And that is equals to 2 pi under root over mu upon k. अब ये म्यू क्या है? म्यू को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड मास। और इसका वैल्यू होता है M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। हमने इसको डायरेक्टली ही क्यों नहीं लिख दिया, म्यू करके क्यों लिखा? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि रिड्यूस्ड मास ही पूछ देते हैं, रिड्यूस्ड मास बताइए क्या होगा। बच्चे को यही नहीं पता कि रिड्यूस्ड मास बोल के इस टर्म को रिड्यूस्ड मास कहते हैं। क्यों कहते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इसी टर्म को रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो आंसर याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बिहेव करता है जैसे एक सिंगल स्प्रिंग, वही स्प्रिंग जो वहां लगा था, म्यू मास के साथ अटैच्ड हो। ऐसा इसका बिहेवियर होता है। टाइम पीरियड के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं। देयर इज अ प्रूफ फॉर इट, विल कम टू इट। अब टाइम पीरियड में हमको कोई झिझक नहीं है। जैसे ही हमको एक सिंगल स्प्रिंग और 2 ब्लॉक दिखे, वैसे ही हमारा आंसर रेडी है। और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके देखने के तरीके में भी फर्क आ जाता है। जैसे इसी का एक दूसरा वेराइटी मैं ड्रॉ करने वाला हूं, जो देखने में लगेगा कि ये अलग क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी इट इज द सेम क्वेश्चन अगेन। ये हमारा कैपिटल M और इसी के ऊपर एक स्मॉल m और नीचे ऐसे लगा दिया गया चक्का। और पूछा गया इसको कॉम्प्रेस कर, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, इसको कॉम्प्रेस करके छोड़े तो टाइम पीरियड क्या होगा। बस याद रख, ये समझ लो कि M1 M2 की जगह कैपिटल M स्मॉल m है, दैट्स इट। हाँ बोलिए। तो सर वो डेरिवेशन निकाला मैंने, इसके लिए रेस किया था। क्या? अच्छा, डेरिवेशन कर लिए? हाँ ओके, विल कम टू दैट। द डेरिवेशन पर हम आएंगे। इसके डेरिवेशन ही बहुत सारे हैं, मतलब बहुत तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। मैं तुमको जो सबसे सिंपल वाला है वही बता दूंगा। पहले इसको कहाँ कहाँ रियलाइज करना है वो समझ लो, क्योंकि डेरिवेशन के बाद फिर दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। फिर उसके बाद बताएंगे, ये सब तो पहले नहीं पड़ेगा। तो ये ब्लॉक, ये जो सिस्टम है, ये भी वही सिस्टम है। दिस इज द सेम सिस्टम। देखने में भले ही तुमको लग रहा हो थोड़ा अलग है सर, बट वही है। इसके अलावा और कौन सा सिस्टम?
एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक स्मॉल एम ब्लॉक है, ये बड़ा एम ब्लॉक है खाली जैसा, और उसमें एक स्मॉल एम ब्लॉक को ये दो स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्ट कर दिया गया, दो स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया। बस ये जो सिचुएशन है ना, पहले वाले सिचुएशन से इतना ही फर्क होगा कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वहां पर के की जगह के इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा, और यहाँ पर के इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि 2k होता है, यही एक स्मॉल चेंज करना होगा, बाकी 2 पाई म्यू बाई के वही बात होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया मुझे नहीं पता, और भी हैं। आईआईटी में ये क्वेश्चन 2-3 बार इस तरह से रिपीट हुआ है। इस तरह से एक वर्टिकल ट्यूब या हॉरिजॉन्टल ट्यूब जैसा समझ लो, दिस इज लाइक अ ट्यूब स्ट्रक्चर, एक ट्यूब स्ट्रक्चर है, और उसमें दो ऐसे मार्बल जैसी चीजें रखी हुई हैं जो फ्रीली मूव कर सकती हैं, मार्बल जैसा सोचो, इसके अंदर बियरिंग जैसा, और इसको इधर से भी एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, और इसको इधर भी एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया K2, ये हो गया M1, ये हो गया M2। अब इसको भी थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो क्या टाइम पीरियड होगा, अगेन मैं बताऊं ये भी वही क्वेश्चन है, K इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन K1 प्लस K2, दैट्स इट। फिर से टाइम पीरियड वही हो जाएगा 2 पाई म्यू बाई के इक्विवेलेंट। तो ये जितने भी अलग अलग हमने डायग्राम बनाए हैं, ये वही क्वेश्चन, और सबके लिए एक ही फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं जाननी होती उनको तो यहीं तक रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया। अब इसके बाद हम बताने वाले हैं कि टाइम पीरियड आता कैसे, और उसके बाद थोड़ा बात एम्पलीट्यूड पर होगा। ये एम्पलीट्यूड के बारे में हम A1 A2 जो कर रहे हैं, ये अगर पूछ दे कि भाई कितने से एम्पलीट्यूड से HSM करेगा, तो ये भी तो जानना है। तो ये निकालने के लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बाकी ये सारे क्वेश्चन का टाइम पीरियड तो 2 पाई म्यू बाई के, म्यू हमारा M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, दैट्स इट। चलो अब प्रूफ देखते हैं। मैं एक बार, चूंकि मल्हार ने किया है तो मैं लॉजिक लूंगा कि उसने क्या लॉजिक यूज किया। हाँ बताओ, व्हाट लॉजिक यू हैव यूज्ड। सर वो जो उनका डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल, उसको x1 और x2 माना, जिससे स्मॉल डिस्प्लेस किया, ओके फिर x1 प्लस x2 को मैंने a किया, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और वो सिस्टम में हमने कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है, तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो उधर ही रहेगा। वेरी गुड। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा, तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा। वेरी वेरी गुड, बहुत ही तो बढ़िया। उसमें फिर उसमें से मैंने x1 को निकाला, और फिर वो मैंने पहली इक्वेशन में डाला। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बढ़िया, वेरी गुड। देखो एक बहुत ही शानदार बात है, और ये सबसे सिंपल वाला ही तरीका मल्हार ने जो किया है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे सिंपल वाला तरीका है। बाकी तो और भी तरीके हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जब भी हम इसको कंप्रेस करेंगे या एक्सपैंड करेंगे तो एक साइड से नहीं होगा। क्या मतलब, जैसे इस ब्लॉक को तुम पकड़ो मत, M1 को M2 को कंप्रेस करने की कोशिश करो, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, हर जगह म्यू 0 है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम M2 को सिर्फ कंप्रेस करो और स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाए? ऐसा होगा? नहीं हो सकता। M1 को सिर्फ कंप्रेस करें और M2 को छोड़ दे फ्री, तो जैसे ही तुम इसको दबाओगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। कंप्रेशन या एक्सपेंशन होने के लिए दोनों को पकड़ना पड़ेगा। पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 लगेगा इफ यू सी। तो जब भी हम इसको कंप्रेस करके या एक्सपैंड करके रिलीज करते हैं, उस समय हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है।
सेंटर ऑफ मास इसका जहां पर भी होगा वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और अगर वो रेस्ट में है तो मैं मान लूंगा कि वो किसी एक फिक्स्ड एंकर से अटैच हो गया है। ये मानने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर एक एंकर हमने बना दिया। अब ये कितने डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हमको अगर R1 और R2 लिख दें तो M1 R1 by R2 is equals to M2 by M1. If you see, R1 by R2 is equals to M2 by M1. अब जैसा मैंने कहा कि ये ब्लॉक इधर करेगा अपना, ये ब्लॉक इधर एसएचएम करेगा अपना। तो पहले मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं। टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड ये जो स्प्रिंग बन रहा है इधर, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये एक सिंगल स्प्रिंग होते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लूंगा K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लूंगा K2। तो K1 और K2 ये होंगे क्या? अगर इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा K रहा था पूरे सिस्टम का, पूरा बड़ा वाला जो स्प्रिंग है, तो इंडिविजुअल K1 K2 ये तुमको 2 दिन पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि एक स्प्रिंग को अगर कट करें हम M/N के रेशियो में, तो इंडिविजुअल स्प्रिंग का लेंथ और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। तो इसका जो लेंथ है एक तरीके से वो R1, इसका जो लेंथ है वो R2 है, मैं ऐसा मान लेता हूं। तो K1 इंटू R1, ध्यान से देखते रहना, K1 इंटू R1 इज इक्वल टू K इंटू R1 प्लस R2 and that is equals to K2 into R2। ये लिखा जा सकता है। और यहां से K1 by K2 is equals to R2 by R1, ये हम एक रिलेशन बना सकते हैं। और R1 by R2 यहां पर हमने M2 by M1 लिखा हुआ है, तो यहीं पर तुम लिख सकते हो, यहां से इनको क्लब करेंगे तो उल्टा हो गया ना, R2 by R1, तो ये M1 by M2। यहाँ K1 छूट गया, लिख लो। अब तुम डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट्स निकाल सकते हो। K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 इंटू K डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और K2 can be written as M2 K divided by M1 plus M2। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। K1 R1 is equals to K2 R2 R1 M2 by M1। K के साथ ये कैसे रिलेट हो रहा है? K1 by K is equals to R2 by R1 M1 by M2 बराबर तो है। तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। उल्टा होना चाहिए, ये रिवर्स होना चाहिए।
ओके, एक्चुअली मिस्टेक हुआ है, देखो थोड़ा मिस्टेक है, इसको कट करते हैं। ये रिलेशन यहाँ सही था, लिखने में गड़बड़ हुआ है। देखो यहां से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो K1 इज इक्वल टू K टाइम्स R1 प्लस R2 अपॉन R1। Similarly, K2 can be written as K times R1 plus R2 upon R2, ये लिखा जा सकता है। अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो K R1 बाई R1 ये हो जाएगा 1 प्लस R2 बाई R1, और यहां से लिखा जा सकता है R1 बाई R2 प्लस 1। अब R1 बाई R2 का वैल्यू हमारा M2 बाई M1 है, सी तो R1 बाई R2 सीधे सीधे यहां दिख रहा है, तो यहां तो वैल्यू पुट कर ही दो, M2 बाई M1 प्लस 1, और यहां पर उसका उल्टा है तो यहां पर उसको रिवर्स करके पुट करना पड़ेगा, मतलब K 1 प्लस M1 बाई M2। तो दोनों सिचुएशंस में नोमिनेटर सेम आ जाएगा, M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M2, और यहां पर आ जाएगा M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1। एक्चुअली बीच में थोड़ा हमने लिखने में गड़बड़ किया था, मैं फिर से तुम लोग को कनेक्ट कर दूं। ये जो रिलेशन है कि जब भी कोई स्प्रिंग को कट करते हैं तो ये लिख सकते हैं, और यहां से K1 और K2 इन टर्म्स ऑफ K ये तो निकाला जा सकता है, और R1 R2 ये हमारा सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमने पहले ही लिखा हुआ था, बस उसको तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। यू कैन सी इंडिविजुअली K1 और K2 के वैल्यूज हमको। अब तुम कोई भी एक स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड पहले से जो तुमने याद रखा है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओवर M बाई K, यही यूज करना है। जब M1 यूज करेंगे तो K1 यूज होगा, जब M2 यूज करेंगे तो K2 यूज होगा। तो मान लो तुमने M1 यूज किया तो उसके लिए K1 लेना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, तो तुम उसको T1 लिख दो कुछ देर के लिए, 2 पाई अंडर रूट ओवर M1 बाई K1। K1 क्या आया था हमारा, K M1 M2 डिवाइड बाई M2, सो K M1 प्लस M2, और ये जो M2 से तुम डिवाइड कर रहे हो ये ऊपर चला जाएगा। तुम T2 अगर निकालते हो तो 2 पाई अंडर रूट ओवर M2 डिवाइड बाई K2। K2 में क्या आ रहा है, K M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1, तो K M1 प्लस M2, और ये ऊपर जाएगा तो M1। तो यू कैन सी कि ये जो टर्म्स है वो सेम ही है, M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, यही तो म्यू था। तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया हमको नहीं सीखने को मिला, बस हमने चीजों को कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग कट करना सिखाया है, सेंटर ऑफ मास सिखाया है हमने, तो एक फिक्स्ड एंकर की तरह बिहेव करेगा, यही बात है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास पूरे टाइम रेस्ट में रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा 0 है। एक बार जैसे हम उसको रिलीज कर दिए, पहले तो कंप्रेस किए, और जब छोड़े उस समय के बाद अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहे। तो यहां से टाइम पीरियड आ गया। और जो दूसरी बात जो मल्हार ने कही कि अगर ये ब्लॉक A1 डिस्टेंस से दूर जाता है, एक्सपैंड होता है, ये A2 डिस्टेंस से एक्सपैंड होता है, तो ये दोनों का जो सम है यही तो A है, A1 प्लस A2, यही तो हमारा एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन। और चूंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, तो M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2, ये तो होना ही पड़ेगा। तो यहां से A1 और A2 के बीच में भी एक रिलेशन आ गया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। अब ये दो रिलेशंस अगर हमको मिल जाए तो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड लिखने में कितना टाइम लगता है। तुम बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड A1 कैन बी रिटन एज M2 इंटू A डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और A2 इज इक्वल टू M1 इंटू A डिवाइड बाई M1 प्लस M2। लेकिन ये थोड़ा रेयर है, ये ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादातर सिचुएशन में सिर्फ टाइम पीरियड पूछते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको रिजल्ट भी याद रखने में कोई बुराई नहीं। समझ आ गई बात सबको?
अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। देखो और भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन अब हम लोग एंगुलर एसएचएम पर जाएंगे। सिंपल पेंडुलम पर थोड़ी बात होगी। लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स, ये हमने जब सर्कुलर मोशन सिखाया था उसी समय रिलेट करना आपको बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगुलर एसएचएम। ऐसा नहीं है कि एंगुलर एसएचएम लीनियर एसएचएम से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल सिमिलर ही है, बस हमको रिलेट करने आना चाहिए लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स, एंगल्स। लीनियर वेरिएबल्स में जो x डिनोट करता है उसी में वो थीटा डिनोट करता है। लीनियर वेरिएबल में जो v डिनोट करता है वहां पर वो एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स टॉर्क, मास इनर्शिया। इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। अब यहां पर हमारा जो कंडीशन है, इफ यू सी, यहां पर जो कंडीशन हम लिखते हैं, कंडीशन ऑफ एसएचएम, तो ये लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहां पर वही कंडीशन कैसा रेप्लिकेट हो जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा सो नेट टॉर्क। अब बोलो सर वो ओमेगा मतलब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही नहीं है ना, मतलब वो कोई अलग ये वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर वेलोसिटी में थोड़ा फर्क है। दोनों का नोटेशन सेम है, लेकिन अभी हम लोग उस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर जा ही नहीं रहे। ये एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कोई बॉडी लिनियरली उसकी वेलोसिटी होती है, तो सर्कुलर जब वो एंगुलर मूव करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स मत करो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड या 2 पाई बाई टी वो एक अलग चीज है, विल कम टू दिस। संयोग से वो दोनों एक ही हो सकते हैं कभी कभी, वो भी बात है, लेकिन अभी वो दोनों सेम नहीं है। अभी ये क्वेश्चन मैं अभी वापस आऊंगा इस पर, जब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या है उस पर लंबा बोलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको जल्दी से हटा दिया। तो हमने ये पर सारा काम किया हुआ है, अब ये कंडीशन पर सारा काम करना पड़ेगा। अब जैसे इसके बाद अपन, इफ यू सी रिमेंबर, यहां से हम लोग लिखते थे m टाइम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता था d2x बाई dt स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ भी होने वाला है। यहाँ पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, m की जगह i आ जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे i इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के थीटा। तो d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस के बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सॉल्यूशन होता था, इफ यू रिमेंबर, x इज इक्वल टू लिखते थे a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, तो यहां पर भी कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हम उसको डायरेक्टली चलो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन, और इस ओमेगा की जगह कुछ और टर्म में यूज कर दूं ताकि तुम लोग उस ओमेगा को वहां पर जो हमने ओमेगा लिखा उसके साथ कंफ्यूज ना करो। क्या लिखे यहां पर, चलो ये ओमेगा लिख देते हैं, नोटेशन चेंज कर देते हैं। तो यहां पर भी ये, अब यहां पर ये लेंथ
होती थी, यहां पर ये एंगल है और ये भी एंगल है, ये लेंथ है, तो हमको रिलेट करने आना चाहिए। ये हर बार से एंगल रहा है, यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है। मिक्स मत करना कभी कि सर ये एंगल ये एंगल, ये तो सर कंफ्यूज हो रहे, नहीं, जो जैसे है वैसे ही रिप्लेस करना है। और यहां तक बात एंगुलर एसएचएम में जनरली जाती नहीं है, बस टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, इसके बाद अल्फा, मैं यहीं से इसके बाद यहीं पर लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो यहां पर रिलेशन हमने एसएचएम में पढ़ा है, और अब वो लिखना पड़ेगा हमको कैपिटल ओमेगा की टर्म्स में। ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या करें, यहां पर वो चीज अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये चीज अपने को करनी पड़ेगी। अब इसको रिलेट कर देंगे, टाइम पीरियड इजीली आ जाएगा। हमको दोबारा से अब एसएचएम का पूरा कंडीशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना हमने किया बहुत है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम को हम लोग लेंगे। आज हम लोग सिंपल पेंडुलम को ही देखेंगे। कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में क्या अंतर है, कौन बताएगा? ओके, सिर्फ 2 बच्चे, हमने कॉनिकल पेंडुलम पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। ओके, एक एक करके आंसर लेते हैं। आद्या आप बताएं, क्या है कॉनिकल पेंडुलम और क्या है सिंपल पेंडुलम? हाउ दे आर सर डिफरेंट? जो कॉनिकल पेंडुलम है वो उसमें जो बॉब लगा हुआ रहता है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एसएचएम कर रहा होता है। बराबर। और सर सिंपल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो एसएचएम करता है। सर मतलब रिवॉल्व करता है, कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना वो। हाँ। ऑसिलेशन कहाँ हो रहा है कॉनिकल पेंडुलम? कॉनिकल पेंडुलम में टू एंड फ्रो मोशन होता है क्या, या सर्कुलर मोशन होता है? कंफ्यूज हो गए। चलो मल्हार आप बताओ। सर कोनिकल पेंडुलम का अगर शैडो बनाएंगे तो वो एसएचएम होगा, पर ऐसे ऐसे नहीं होगा वो। ओके सर तो देखो, हाँ बोलो। सर कोनिकल पेंडुलम में हम उससे कौन से एंगल पे इंक्लाइन करके उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धक्का देते हैं। देखो एक बोलो, स्ट्रक्चर वाइज कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में कहीं कोई फर्क नहीं है। यही है पेंडुलम, इसका बॉब का साइज नेग्लिजिबली स्मॉल होता है और जो स्ट्रिंग की लेंथ तो देते हैं। अगर ये नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं होगा तो आर लेना पड़ेगा इसका रेडियस। जो बहुत सारे क्वेश्चन में इसको लोग यूज करते हैं कि ये जो साइज है वो बड़ा कर देंगे, तो लेंथ में फिर रेडियस भी काउंट होने लगेगा। लेकिन हमने टोटली सिंपल पेंडुलम। अब इसके पास 2 ऑप्शन, ये वर्टिकल प्लेन है, पीछे की तरफ तरीका है कि इसको आप धीरे से यहां तक लाइए, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन। अब ये एसएचएम है या नहीं, वी विल कम टू इट, लेकिन ये है ऑसिलेशन। और दूसरा तरीका क्या होता है कि तुम इसी जगह पर लेके गए लेकिन तुमने इसको रिलीज नहीं किया, यहां पर हमने इसको रिलीज कर देते वेलोसिटी 0 देके। दूसरा जो काम होता है दूसरा कॉनिकल पेंडुलम में, कि यहीं पर इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इसके बाद ये क्या होता है कि इस तरह से ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर सर्कुलर मोशन करने लगता है, ऊपर नहीं जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू मूव अबव एंड बिलो,
it is going to perform a circular motion on this level all the time. ऐसा कोन जैसा बन जाएगा ये. This is going to perform a cone. तो इसको बोलते हैं conical pendulum. And this is a circular motion, uniform circular motion. This is not two kind of oscillation. प्रोजेक्शन होगा जो होगा वो बात का बात है. वो तो हर सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम करता है. वी नो इट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. बट यहां पर वो प्रोजेक्शन का बात हमको सोचना ही नहीं है. ये हमारा सर्कुलर मोशन है और ये एक टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन है. एंड इन दिस डिस्कशन वी आर टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन ऑसिलेशन. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कोनिकल पेंडुलम. एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो रीस्टोरिंग नेचर है वो तुमको देख के ही समझ आ रहा है. ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अगर हम बॉब को किधर भी इधर डिस्प्लेस कर दें या इधर डिस्प्लेस कर दें तो बॉब वापस अपने मीन पोजीशन पर आएगा. तो रीस्टोरिंग नेचर तो है. इसके लिए अपने को सोचने की जरूरत नहीं है. इसलिए सिर्फ हम थीटा प्रोपोर्शनलिटी है टॉर्क इतना प्रूफ कर दें काफी है. सपोज ये मीन पोजीशन से हमने थीटा डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर लगेंगे वो क्या लगेगा? एक लगेगा mg और एक लगेगा दैट्स इट. दो फोर्स लगेंगे. और चूंकि इसकी टेंडेंसी इधर ही मूव करने की होगी तो हम लोग कंपोनेंट्स में mg को तोड़ेंगे. ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. दिस एंगल इज थीटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल. और अगर तुम देखो तो ये जो कंपोनेंट है ये mg cos थीटा होगा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. मतलब ये जो अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है उसके लिए फोर्स अगर मैं बोलूं जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट 0.5 वोल्ट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो mg cos थीटा नहीं हो सकता क्योंकि mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन उसी से. mg sin थीटा इज द एक्चुअल फोर्स which is going to produce a torque about the point of pi volt. तो टॉर्क होगा कितना? टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा इंटू एल. और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा दैट इज एम एल स्क्वायर. पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होता है इंटू अल्फा. अगर हम देखें तो अल्फा इज इक्वल टू एम विल गेट कैंसिल्ड. एक एल से एक एल भी जाएगा तो ये बन रहा है जी बाई एल साइन थीटा. और ये कहीं से भी एसएचएम नहीं, नो एसएचएम इन जनरल. ऑसिलेशन होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा क्योंकि हमको थीटा के प्रोपोर्शनलिटी चाहिए थी और ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है. तब हम इसमें कंडीशन डालेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल मतलब लेस देन 5 डिग्री. सोच लो कितना छोटा एंगल है. देन साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा नियरली इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा. ये वर्क करता है 5 डिग्री से कम. तुम कहोगे सर पेंडुलम को तो यहां तक भी लेके जाएंगे तो ऑसिलेट करेगा लेकिन वो एसएचएम नहीं करेगा. एसएचएम सिर्फ 5 डिग्री उससे करेगा और एसएचएम नहीं होता. हम लोग सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते हैं. तो कोई भी ऑसिलेशन हम उसको एसएचएम कह देंगे. दिस इज नॉनसेंस. तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, नाउ दिस बिकम जी बाई एल इंटू थीटा. अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका. सी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम ओमेगा स्क्वायर थीटा. यही फॉर्म में चाहिए था. ये हमारा जी बाई एल, ये ओमेगा स्क्वायर है. तो चूंकि मैंने इस पूरे डिस्कशन के लिए ओमेगा को बड़ा ओमेगा लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. वैसे ये ज्यादा कंफर्टेबल तुम लोग के लिए नहीं होगा बट क्या करें, तुम लोग को अगर लिख देंगे वो वाला ओमेगा तो के साथ रिलेट कर दोगे. इसलिए ओमेगा जो होगा रूट जी
बाई एल होगा, और इसी को हम लोग 2π/t लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू जी टाइम पीरियड इज 2π/L/g। तो ये जो टाइम पीरियड है ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अगर वो एसएचएम कर रहा है तो, एसएचएम नहीं करेगा तो उसका टाइम पीरियड हम लोग के लिए निकालना बड़ा मुश्किल है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसमें बस एक डाउट था कि जो टाइम पीरियड है वो हम एंगुलर वेलोसिटी से क्यों नहीं निकालते हैं इसमें? एंगुलर वेलोसिटी angular velocity is not constant all the time, it is not performing UCM। उसके अकॉर्डिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो होना चाहिए, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है, विच इज नॉन। तो एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट ही नहीं है तो तुम उसका टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी से निकाल कैसे सकते हो? दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने कभी टाइम कैलकुलेट किया है कि बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? सोचो थोड़ा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था तभी भी ऐसा क्वेश्चन या इस तरह का बात किया कि अच्छा नीचे से ऊपर जाने में बॉडी को टाइम कितना लगेगा निकालो, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है निकालना, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो दैट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन एक्चुअली। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बट दैट इज नॉट पीरियोडिक। दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उस तरह का इसका टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड सेम है, आई अंडरस्टैंड बात, लेकिन नीचे आते समय बढ़ रही है, ऊपर जाते समय घट रही है, तो वैसे नहीं सोच। आई बात समझ में? हाँ सर। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पेंडुलम वाली घड़ी सैटेलाइट में क्यों यूज नहीं होती? आपको अगर सर यूज भी होती हो, नहीं यूज होती, अब तुमको रीजन बताना है। Are not in satellites। हाँ बोलिए। सर उसका टाइम पीरियड इनफिनाइट होता है इसीलिए। क्यों सर हो जी गया? तो जीरो हो गया तो टाइम इनफिनाइट हो गया। इनफिनिट टाइम सिग्निफिकेंस? सर मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगा, वो कभी वापस आएगा ही नहीं, मतलब घूम के वापस आएगा ही नहीं। वेरी वेरी गुड। चलो अच्छा हुआ तुमने, मैं श्योर नहीं हूं नहीं बोली, बिल्कुल तरीके से आंसर किया, कॉन्फिडेंस के साथ। तो 2π/L/g ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाता है जी इफेक्टिव। जब भी किसी भी और सिस्टम में डालेंगे तो जी इफेक्टिव हमको डालना पड़ेगा, और हमको पता है सैटेलाइट के लिए जी इफेक्टिव 0 होता है। फ्री फॉलिंग बॉडी है और फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जी इफेक्टिव 0 होता है। तो इससे हमारा ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। और टाइम पीरियड इन्फिनिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऑसिलेट ही नहीं करेगा। मतलब जैसे हम लोग, ये थोड़ा सा रियलाइज करना मुश्किल होता है में, और नॉर्मल बिहेवियर का होता है कि यहाँ छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा, लेकिन सैटेलाइट में अगर तुम इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो ये यही रह जाएगा, ये नीचे आएगा ही नहीं। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में भी यही होगा, इट नेवर गोइंग टू कम, इट विल रिमेन एज इट इज। आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही होगा, अब क्या करें हम। तो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज, और इस चेंजिंग इफेक्टिव है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग डालेंगे। तो मैंने सैटेलाइट में किया और उस पर एक्सप्लेनेशन दे दिया, बताने की जरूरत नहीं है,
कि अगर मैं एक लिफ्ट के अंदर इस पेंडुलम को डाल दूं और लिफ्ट जब ऊपर जाए तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, और जब लिफ्ट नीचे जाए तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इस केस में 2l ए हो जाएगा और इस केस में 2π√L G माइनस ए हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आई बात समझ में? लेकिन अगर यही जो पेंडुलम है, अगर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ट्रॉली को एक्सेलरेट कर दिया गया, लेट्स से बाय एन एक्सेलरेशन ए, और अब पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले टाइम पीरियड बताना है और उसके बाद हमको इसका एक्चुअल एनालिसिस बताना है क्या होगा एग्जैक्टली। और ये जो बता देंगे हम मानेंगे कि उसमें अभी तक जितना भी हमने चीजें पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से समझा है। गुड आफिया, बताइए क्या है टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड होगा 2π√L/√G² प्लस C²। वेरी वेरी गुड। इसके अलावा कुछ और बताओ। ये गलत नहीं है, टाइम पीरियड इज परफेक्टली फाइन। कुछ और बता सकते हो? टाइम करेगा, मीन पोजीशन कहाँ दिखेगा, कैसा क्या होगा, ये सारा बात। बहुत सारे बच्चे हैंडल्स कर रहे हैं। टाइम पीरियड से अलावा हम आंसर अब लेना चाहेंगे। जो बच्चे हैंडल्स किए हुए हैं वो लोग टाइम पीरियड के अलावा बल्क बताएं। टाइम पीरियड हो चुका है, आई अंडरस्टैंड। इसके बाद की कहानी, उसका मीन पोजीशन कैसा दिखेगा, वो कैसे एसएचएम करेगा, उसका एम्पलीट्यूड अगर पूछे जाएगा, अगर हमने इस तरह से अचानक से एक्सेलरेशन दे दिया तो ये सब बातें। ओके, बताओ। ओके, अध्याय बताओ। माइक आपका डिस्कनेक्ट हो गया। मल्हारा बताओ। सर जो उसका सर वो एसएचएम करेगा तो उसका जो एसएचएम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा tan इनवर्स A/G। अच्छा, एम्पलीट्यूड होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड tan इनवर्स A/G। ओके, वेरी गुड। और व्हाट जो अबाउट उसका इट्स मीन? सर उसका मीन पोजीशन पीछे होगा। इधर? हाँ राइट। ये एंगल के बारे में कुछ बोल सकते हो? हाँ वो tan इनवर्स A/G है। वेरी वेरी गुड। और जो उसका लास्ट पॉइंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल था मतलब वर्टिकल से, वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स A/G। वेरी वेरी गुड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल लाइन टू थीटा नॉट ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स A/G। बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली ये Excuse मीन me, sir. पोजीशन यहाँ सर पता नहीं, मैंने माइक ऑन किया तो फिर वो हैंग हो गया था, लगता है ऑन ही नहीं हो रहा था, मुझे फिर से डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ऐसे कोई बात आंसर करने के टाइम पे ऐसा होता है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पता नहीं क्यों। चलो मल्हार ने कर दिया, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर ये चीज हमको ध्यान देनी है कि जो मीन पोजीशन है वो यहाँ नहीं है। ये तब तक है जब तक एक्सेलरेशन इस ट्रॉली को नहीं, जैसे इस ट्रॉली को हमने एक्सेलरेशन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज समवेयर एल्स एंड दिस एंगल इज tan इनवर्स A/G। ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तुमने बहुत बार किया है।
और ये जो ब्लॉक है ये यहाँ आते हैं, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो रुकेगा नहीं, इससे और ओवरशूट करके जाएगा और इस पॉइंट के अबाउट इट इज गोइंग टू परफॉर्म ऑसिलेशन लाइक दिस। तो दो बातें हैं, एक तो है एंगुलर एम्पलीट्यूड, कितने एम्पलीट्यूड से एसएचएम करेगा, एंड ने बहुत ही कमाल का आंसर किया, सारी बातें उसने जो बताई बिल्कुल टू tan इनवर्स ए बाई जी, वेरी गुड। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू tan इनवर्स ए, ये एकदम जिसको क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखती हैं वही कर सकता है। आई मीन इसका प्रूफ है, वी कैन प्रूफ, बट मैं अभी इसको प्रूफ नहीं कर रहा, मैंने वर्क एनर्जी पावर में आई गेस मैंने ये चीज कराया था, इसको प्रूव कर सकते हैं। ये वही बात हो गई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह कि जहां पर फोर्स 0 होता है उसका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ज्यादातर सिचुएशन में तो सिर्फ टी का ही क्वेश्चन आता है, ये टाइम पीरियड अगर याद है तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर ये सारी बातें भी तुम इसमें ऐड कर देते हो सोने पे सुहागा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क एंड आई नीड एक्सप्लेनेशन ऑन इट। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, और इस पर एक ट्रॉली हमने फ्रीली स्लाइड कर दी, नो फ्रिक्शन, और इसके अंदर एक पेंडुलम है। तो इसके लिए हमको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा अगेन, और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, और इस पर होमवर्क है ये, अभी आंसर हम नहीं लेंगे, इस पर सोच के आना है क्योंकि बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन में करने वाला। एम्पलीट्यूड या एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलो, थीटा नॉट क्या होगा ये भी बताना है, और टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगुलर एसएचएम लगभग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। That's all for today. Thank you. हाँ बोलिए। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने आपको चैट में भेज दिया था आंसर। वेरी गुड, बढ़िया है। टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा मतलब tan इनवर्स a by g मीन पोजीशन सेम, ये तो रॉन्ग हो गया ना बच्चे, मीन पोजीशन सेम कहाँ हुआ? हाँ सर, मुझे लग रहा था कि मीन पोजीशन पे रहेगा इसीलिए, और वो मीन पोजीशन नहीं है, वो तब तक है जब तक कि ट्रॉली मूव नहीं कर रहा। दूसरी बात, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, ये बात मतलब मेरे को नहीं समझ आया कि ये किसके साथ कंपेयर कर, 2π/L/g के साथ या किसके साथ? ठीक है, विल डिस्कस इट नेक्स्ट डे, सोच के करना, सोच के बताना। अमलार बताइए। सर मुझे भी छुट्टी 9 मार्च से ही है, तो साथ में हो जाएगा फिर वो रिवीजन का। अच्छा, 9 मार्च से ही आपका छुट्टी है क्या? हाँ सर। कब तक? सर एग्जैक्ट याद नहीं, पर शायद से 5-6 अप्रैल तक है। अरे वाह, क्या बात है। एक मूवी आई थी, पता नहीं तुम लोग ने की होगी, ओम शांति ओम, देखे हो? उसमें एक बात बड़ा कहता है, और ये बात बहुत लोग के मुंह से सुने होंगे कि किसी चीज को अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। देखो तुम्हारा कितना प्रॉब्लम हो रहा था इधर उधर, 12 शुरू हो गया है, 11 चल रहा है इधर, कैसे एक ही डिसीजन से सारा कुछ बिल्कुल ट्रैक पर आ गया। तुमको इनफ टाइम मिल गया रिवीजन का, तुमको इनफ टाइम मिल गया अपना जो भी चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको देखने का, एंजॉय। हमने तुमको ग्रुप में व्हाट्सएप पर भेज दिया है सारा वो चैनल का प्लेलिस्ट, यू कैन ब्राउज इट, और तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटा हुआ होगा तो वो भी हो जाएगा। बाकी जब तुम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे।